नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। भारत में किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी आई और किस प्रकार उसने अपना व्यापार फैलाया भारत में, और व्यापार के साथ साथ किस प्रकार से उसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। इन सब चीजों की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछे गए हैं। उन पर भी हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में। तो चलिए आइए देखते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता किसके हाथ में थी? तो अकबर के हाथ में थी। उस समय भारत का जो मुगल सम्राट था वह अकबर था और जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी वह एलिजाबेथ प्रथम थी। तो पूछा जाता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में शासक कौन था? तो अकबर था। या अकबर का समकालीन शासक इंग्लैंड में कौन था जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो उस समय अकबर का समकालीन शासक जो कि एक महारानी थी जिनका नाम क्या था? एलिजाबेथ प्रथम था। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार से हुई और कैसे भारत में उसने प्रवेश लिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक प्रश्न काफी पूछा गया है परीक्षा में कि वह ब्रिटिश कंपनी कौन थी जिसे भारत से व्यापार करने के लिए पहला अधिकार पत्र दिया गया था। तो वह कंपनी थी लीवेंट कंपनी जिसकी स्थापना 1593 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी स्थल मार्ग से भारत से व्यापार करने के लिए बनी थी। यानी कि 1593 ईस्वी में ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम था लीवेंट कंपनी। यह कंपनी स्थल मार्ग से भारत से व्यापार करना चाहती थी और इस कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए क्या पहला अधिकार पत्र दिया गया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इस पे आपको काफी फोकस भी करिएगा। तो पहली कंपनी तो ये थी जिसे अधिकार पत्र मिल गया भारत से व्यापार करने के लिए। कब मिला था? 1593 ईस्वी में। लेकिन पूछा जाता है कि भारत आने वाली ब्रिटिश कंपनी कौन थी जो सर्वप्रथम भारत आई थी? तो याद रखिएगा वह ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अभी हम इसको पढ़ाएंगे। 1593 ईस्वी में जब लीवेंट कंपनी की स्थापना हुई उसके बाद 6 साल बाद लंदन में यानी ब्रिटेन में क्या घटना घटती है? समय था 1599 ईस्वी का। 1599 ईस्वी में होता है यह कि उस समय लंदन में कुछ व्यापारी थे और इन व्यापारियों का एक समूह था और उस समूह का क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचर्स। यानी मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारियों का समूह था जिसने 1599 ईस्वी में क्या किया कि लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में यह निर्णय लिया गया कि भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की जाए। सभा में प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई। इस प्रकार क्या हुआ कि मर्चेंट एडवेंचर्स नामक सभा ने 1599 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की और उस कंपनी का क्या नाम रखा गया? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम यही कंपनी आई थी। कौन? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। यह कंपनी बनकर के तैयार हो गई और अब इस कंपनी को क्या करना था?
वहां के सम्राट या साम्राज्ञी से आज्ञा पत्र प्राप्त करना था, जिससे कि वह भारत आकर के व्यापार कर सके। तो इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन की महारानी से आज्ञा पत्र प्राप्त किया और आज्ञा पत्र प्राप्त करके यह कंपनी क्या की, तैयार हो गई। कहाँ? भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए। कंपनी की स्थापना हुई। पूछा जाता है कि उस कंपनी में कुल कितने व्यापारी थे? तो 217, याद रखिएगा, 217 व्यापारियों ने मिलकर के गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की थी। तो आपने देखा कि कंपनी में कुल कितने व्यापारी थे? 217 व्यापारी थे। पूछा भी गया क्वेश्चन है। 217 व्यापारियों की कंपनी तैयार हो गई भारत से व्यापार करने के लिए। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा पत्र प्राप्त किया। तो एलिजाबेथ प्रथम जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने क्या किया कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र, जिसे शाही फरमान भी कहा जाता है या चार्टर अधिनियम भी कहा जाता है। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र यानी शाही फरमान के द्वारा इस कंपनी को आज्ञा प्रदान कर दी, अधिकार दे दिया कि आप जा सकते हैं व्यापार करने के लिए। याद रखिएगा कि जो कंपनी बनी थी, इसमें एक हिस्सेदार के रूप में एलिजाबेथ प्रथम भी थी। आज्ञा भी प्राप्त हो गया कंपनी को। अब इसके बाद जरूरी यह था कि कंपनी बनकर के तैयार भी हो गई, आज्ञा भी मिल गई, तो कंपनी का संचालन भी तो करना जरूरी था। किसी के कंट्रोल में कंपनी को चलाना भी था, ताकि कंपनी आगे चल करके बिखर न पाए। इसके लिए क्या किया गया कि कंपनी के सुचारू रूप से संचालन के लिए 26 सदस्यों, याद रखिएगा, 26 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इस 26 सदस्यों की जो समिति थी, उस समिति को क्या कहा गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अथवा इसे निदेशक मंडल भी कहा गया। तो पूछा जाता है कि कंपनी का संचालन किसके द्वारा होता था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के द्वारा होता था। यह जो 26 सदस्यों की समिति बनी थी, इसमें एक निदेशक होता था और एक उप निदेशक होता था और बाकी उसमें 24 सदस्य होते थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि कंपनी की स्थापना के समय जो सदस्य समिति बनी थी, वह कितने सदस्यों की थी? तो याद रखिएगा 26 सदस्यों की। और अगर पूछ ले कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो समिति बनी थी, उसमें निदेशक के अलावा कुल कितने सदस्य होते थे? तो 24 से 25 सदस्य होते थे, क्योंकि निदेशक के अलावा पूछा और कुल पूछे तो आपको 26 सदस्य बताने। 26 सदस्यों की समिति भी बन गई संचालन के लिए। अब कंपनी तैयार हो गई भारत से व्यापार करने के लिए। कंपनी ने क्या किया कि याद रखिएगा 1601 ईस्वी में भारत एवं पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए कंपनी वहां से निकल पड़ी। तो पूछा जाता है कि कंपनी की पहली समुद्री यात्रा कब हुई? तो 1601 ईस्वी में हुई। और कहाँ के लिए हुई? तो याद रखिएगा कि जो कंपनी की पहली यात्रा थी, वह भारत के लिए न होकर के इंडोनेशिया के द्वीपों के लिए थी, क्योंकि इंडोनेशिया के जो द्वीप थे वो मसालों के लिए बहुत ही फेमस थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। इसलिए जो कंपनी बनी थी, इस कंपनी ने 1601 ईस्वी में अपनी पहली समुद्री यात्रा की। कहाँ के लिए? इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों के लिए मसाला प्राप्त करने के लिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि सर्वप्रथम व्यापार शुरू कर दिया। कहां से? इंडोनेशिया से। 1603 में कंपनी व्यापार कर ही रही थी कि 1603 ईस्वी में क्या होता है कि महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है।
महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 ईस्वी में हो जाती है। अब जो इंग्लैंड के नए सम्राट बनते हैं वह कौन थे? तो वह जेम्स प्रथम थे। अब जेम्स प्रथम का दायित्व था कि वह कंपनी को आगे बढ़ाए ताकि वह भारत से बढ़िया से व्यापार कर सके। इस क्रम में जेम्स प्रथम ने भी प्रयास किया। वह प्रयास क्या था हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यह देखेंगे कि अभी हमने बताया कि कंपनी की स्थापना के समय जो इंग्लैंड की महारानी जी थी वह एलिजाबेथ प्रथम थी और उस समय भारत का जो शासक था वह अकबर था। एलिजाबेथ की मृत्यु कब हो जाती है? 1603 में। इधर अकबर की भी मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। लेकिन अभी जो इंग्लैंड के लोग थे उनको यही पता था कि जो भारत में है मुख्य सत्ता जिसके पास है, केंद्रीय सत्ता, वह कौन था? तो वह अकबर सम्राट था। ये तो थी भारत की और ब्रिटेन की स्थिति। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों का आगमन पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1608 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। पूछा जाता है किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। यानी जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजी कंपनी भारत आई थी। कब आई थी? 1608 ईस्वी में आई थी। अब कैसे आई या कौन व्यक्ति आया देखते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस नामक व्यापारी भारत आया। याद रखिएगा भारत आने वाला, वो भी समुद्री मार्ग से। भारत आने वाला समुद्री मार्ग से प्रथम व्यापारी कौन था? तो वह था कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में भारत आया था। किस रास्ते से आया था? तो समुद्री रास्ते से आया था। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आने वाला समुद्री रास्ते से प्रथम अंग्रेजी व्यापारी था। लेकिन इसके पहले भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक या प्रथम ब्रिटिश व्यापारी जॉन मिल्डन हॉल था, जो 1597 ईस्वी में वो भी स्थल मार्ग से भारत आ चुका था। तो पूछा जाता है दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो स्थल मार्ग से भारत आया था कौन था? तो जॉन मिल्डन हॉल था। कब आया था? 1597 ईस्वी में। और जब ये क्वेश्चन पूछे तो यह क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम व्यक्ति या प्रथम व्यापारी कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में आया था। यह जो कैप्टन हॉकिंस था यह समुद्री मार्ग से और जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम क्या था? हेक्टर नाम था। पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो हेक्टर नामक जहाज से वह भारत आया था। इस हेक्टर जहाज को रेड ड्रैगन जहाज भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब वह भारत आया किसके? हेक्टर नामक जहाज से। तो सर्वप्रथम कहाँ आया? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैप्टन हॉकिंस सर्वप्रथम गुजरात के सूरत बंदरगाह पर आया था। पूछा गया क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस सर्वप्रथम कहाँ आया? सूरत में आया। वो भी किस स्थान पर? तो सूरत के बंदरगाह पर सर्वप्रथम वह 1608 ईस्वी में भारत आया। कैप्टन हॉकिंस अब भारत में प्रवेश कर चुका था। अब भारत की स्थिति क्या थी तो यह हम देख लेते हैं। जिस समय कैप्टन हॉकिंस भारत आया उस समय भारत में जो केंद्रीय सत्ता थी वह अकबर की न होकर के जहांगीर की हो गई थी, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है और शासक कौन बनता है? अकबर का पुत्र जहांगीर। तो यह जो कैप्टन हॉकिंस भारत आया था यह किस उद्देश्य से भारत आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था वह जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के 1608 ईस्वी में भारत आया था। कंपनी को कुछ अधिकार भी दिलाने थे, इसलिए अभी हमने बताया कि एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाने पर 1603 ईस्वी में अगला शासक
जेम्स प्रथम बनता है। और इसने क्या किया कि कंपनी को कुछ विशेष अधिकार दिलाने के लिए एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। इस व्यक्ति को उसने भेजा कहा, अकबर से मिलने के लिए। और उसने क्या किया कि अकबर के नाम एक पत्र लिखा, तो जिसे कहा जाता है कि जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के अकबर के नाम जो लिखा गया था, इस पत्र को लेकर के कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया था। इस पत्र के माध्यम से कैप्टन को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करनी थी, किससे, अकबर से प्राप्त करनी थी। अब जब वह सूरत सर्वप्रथम आया तो 1608 ईस्वी में आया, और जब वह दरबार में पहुंचता है तो यह सोचता है कि उस समय दरबार में किससे मुलाकात होगी, अकबर से मुलाकात होगी। लेकिन अकबर की तो मृत्यु हो गई रहती है और उसके स्थान पे उसका पुत्र जहांगीर बैठा रहता है। तो अब क्या करे, आ तो गया है, इसलिए उसने क्या किया कि अकबर के नाम का पत्र जो है किसे दिया, जहांगीर को दिया, क्योंकि उस समय सम्राट जो था वह भारत का जहांगीर ही था। तो 1608 ईस्वी में आया था, लेकिन दरबार में पहुंचा कब, 1609 ईस्वी में। दरबार में जब 1609 ईस्वी में पहुंचा और जहांगीर को उसने अकबर के नाम का पत्र दिया, और देने के साथ ही साथ उसने क्या किया कि जहांगीर से बात भी की। अब आप कहेंगे कि जो जहांगीर था उसे तो अंग्रेजी आती नहीं थी और कैप्टन हॉकिंस को तो अंग्रेजी आती थी, तो इस प्रकार दोनों के बीच बात कैसे हुई। तो कैप्टन हॉकिंस को इसलिए चुना गया था भारत में दूत बनाकर भेजने के लिए, क्योंकि जो कैप्टन हॉकिंस था उसे तुर्की एवं फारसी भाषा आती थी, यानी तुर्की और फारसी भाषा का वह विद्वान था, साथ ही साथ अंग्रेजी का भी विद्वान था। अब फारसी भाषा क्यों, क्योंकि उस समय जो मुगल सम्राट होते थे उनकी जो राजकीय भाषा होती थी वह फारसी भाषा ही होती थी। इसलिए फारसी भाषा में क्या किया, कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से बात की थी। तो पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में वार्तालाप किया था, तो फारसी भाषा में वार्तालाप किया था। क्योंकि कैप्टन हॉकिंस बहुत ही मृदु स्वभाव का था, बहुत ही लाचीले स्वभाव का था, उसका स्वभाव और विनम्रता देख करके जहांगीर बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने कहा, ठीक है, हम पत्र आपका पढ़े हैं, किसका, जो अकबर के नाम का था, इस पत्र में जो उल्लेख है उस पर हम विचार भी करेंगे और आपने जो व्यापारिक सुविधाएं मांगी हैं उस पर भी विचार करेंगे, थोड़ा सा हमें समय दीजिए। इसके बाद जहांगीर ने क्या किया कि कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया। याद रखिएगा कि वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था जिसे भारत में मनसब प्राप्त हुआ था, कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। और कितने का मनसब प्राप्त हुआ था, 400 का मनसब प्राप्त हुआ था। जहांगीर ने उसे एक जागीर भी दी और खान की उपाधि भी प्रदान की। फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उसे उपाधि किसने प्रदान की थी, तो जहांगीर ने प्रदान की थी। पूछा जाता है कि 400 का मनसब किसने दिया था कैप्टन हॉकिंस को, तो जहांगीर ने दिया था। ये तीनों चीजें याद रखिएगा, पूछी जाती हैं परीक्षा में। कैप्टन हॉकिंस के साथ एक यात्री आया था जिसका नाम था विलियम फिंच। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि विलियम फिंच किसके साथ आया था, तो कैप्टन हॉकिंस के साथ आया था। विलियम फिंच का उल्लेख यहाँ क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आया था कि अनारकली की दंत कथा का उल्लेख, अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किस अंग्रेज ने किया था, तो विलियम फिंच नामक अंग्रेजी यात्री ने किया था। और यह किसके साथ आया था, तो कैप्टन हॉकिंस के साथ आया था। कैप्टन हॉकिंस उसके दरबार में रहा, 400 का मनसब भी प्राप्त हुआ, एक जागीर भी प्राप्त थी, खान की उपाधि भी प्राप्त थी। और
कैप्टन हॉकिंस इंतजार कर रहा था कि जहांगीर उसे कुछ उत्तर दे। तो कैप्टन हॉकिंस ने मांगा था कि कुछ हमें व्यापारिक सुविधाएं दी जाए और सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो जहांगीर मान गया और उसने क्या किया कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। अब जब अनुमति दे दी तो सूरत में उस समय हो क्या रहा था हम आपको बताते हैं। 1608 ईस्वी में जब हॉकिंस भारत आता है, उस समय दरबार में उसके पहुंचने से पहले ही 1608 ईस्वी में हुआ क्या कि एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम था टॉमस एडवर्ड के अधीन सूरत में एक कारखाना या फैक्ट्री की स्थापना की जा रही थी। इधर यह आज्ञा प्राप्त कर रहा था, उधर सूरत में फैक्ट्री की स्थापना भी की जा रही थी। तो जब कैप्टन हॉकिंस ने आज्ञा प्राप्त कर ली और आज्ञा दे दी जहांगीर ने, तो सूरत में टॉमस एडवर्ड के अधीन जो कारखाना बन रहा था उस पर काम बड़ी तेजी के साथ होने लगा। लेकिन अब जो वहां के व्यापारी थे, पुर्तगाली व्यापारी जो पहले से ही व्यापार कर रहे थे, भारतीय व्यापारी थे, इन लोगों ने विरोध किया। किसका विरोध किया? अंग्रेज जो फैक्ट्री बना रहे थे सूरत में, उसका विरोध किया और इस विरोध के कारण जहांगीर को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। और जब जहांगीर ने आदेश वापस लिया तो क्या हुआ कि सूरत में जो प्रथम अस्थाई फैक्ट्री बन रही थी उसका काम रोक दिया गया, यानी अभी उसका निर्माण पूरी तरीके से नहीं हो पाया था, तभी वहां की फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो उसके बाद की जो घटना है वो हम आपको बताते हैं क्या है। समय 1611 ईस्वी का आता है। इस समय क्या था कि कैप्टन हॉकिंस जो था वह जहांगीर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में असफल रहा और वह 1611 ईस्वी में यानी वापस चला गया। तो 1611 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो है, जब वह व्यापारिक सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पाता जहांगीर से, तो वापस इंग्लैंड चला जाता है। तो पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस वापस इंग्लैंड कब गया था? तो 1611 ईस्वी। उसी समय एक घटना घटती है क्या कि मसूलीपट्टनम जो कोरोमंडल तट पर स्थित था, तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना की गई। याद रखिएगा कि इधर तो सूरत में फैक्ट्री जो बन रही थी वह रुक गई थी, उसका काम रोक दिया गया था, लेकिन 1611 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना कर ली। यह जो मसूलीपट्टनम था यह गोलकुंडा राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था। अंग्रेजों ने क्या किया कि गोलकुंडा के राजा से एक संधि अथवा समझौता किया, जिसके तहत उन्होंने उनसे आज्ञा मांगी कि आप हमें मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी। तो क्या हुआ कि गोलकुंडा के राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपनी प्रथम अस्थाई फैक्ट्री कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में खोली थी। जो यह मसूलीपट्टनम का बंदरगाह था किसके लिए प्रसिद्ध था पूछा जाता है। तो उस समय मसूलीपट्टनम के बंदरगाह से हीरे का व्यापार होता था, मणिक का और कपड़े का व्यापार होता था। यानी मसूलीपट्टनम जो था वह हीरे, मणिक और कपड़े के व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। पूछा जाता है, याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो आपको यही लगाना है कि 1608 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी गुजरात में, जो आगे कब बनी? 1613 ईस्वी में पूर्ण हुई। अब कैसे वो हम आपको बताते हैं। 1611 ईस्वी में ही एक घटना और घटती है क्या कि कैप्टन मिडल्टन नामक व्यक्ति ने
स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया। पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछा गया है कि स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को किस अंग्रेज व्यक्ति ने हराया था, तो कैप्टन मिडल्टन ने हराया था। इसके बाद फिर अगले साल घटना घटती है 1612 ईस्वी में, क्या कि कैप्टन थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज ने क्या किया कि सूरत बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। उस समय सूरत बंदरगाह पर किसका अधिकार होता था, तो पुर्तगालियों का अधिकार होता था। तो पुर्तगालियों को हरा करके किसने, कैप्टन थॉमस बेस्ट ने हरा करके सूरत बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इन दोनों घटनाओं से, स्वाली में पुर्तगालियों के हार से तथा सूरत में भी पुर्तगालियों के हार से, जहांगीर बहुत ही प्रसन्न हुआ और इसने क्या किया कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को फिर से सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा प्रदान कर दी। इस प्रकार जो फैक्ट्री 1608 में शुरू हुई थी और जिसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था, वह फैक्ट्री बनकर के कब तैयार हुई, 1613 ईस्वी में। तो 1613 ईस्वी में सूरत की जो फैक्ट्री स्थापित हुई वह क्या थी, वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री थी। यह जो सूरत नगर है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कि भारत का वह प्रथम नगर कौन सा है जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत तथा पूर्वी देशों के लिए रखी गई थी। तो प्रथम नगर जहां से ब्रिटिश लोगों ने भारत एवं पूर्वी देशों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, वह नगर कौन सा था, तो सूरत था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बंबई पूछा जाता है कि बंबई की स्थापना किसने, तो बंबई की स्थापना गैरोल्ड अंगियार नामक अंग्रेज के द्वारा की गई थी। यानी एक गवर्नर था जो बंबई का गवर्नर के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका नाम था गैरोल्ड अंगियार। इसने क्या किया कि बंबई को आधुनिक तरीके से निर्माण करवाया। इसीलिए कहा जाता है कि बंबई का संस्थापक कौन था, तो गैरोल्ड अंगियार था। इसी प्रकार पूछा जाता है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो जाब चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि मद्रास, यानी आधुनिक नाम जिसका है चेन्नई, मद्रास का संस्थापक किसे माना जाता था, तो फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता था। ये बात याद रखिएगा कि बंबई का गैरोल्ड अंगियार, कलकत्ता का जाब चारनाक और मद्रास का फ्रांसिस डे संस्थापक। 1613 तक आपने देखा। इसके बाद 1626 में क्या घटना घटती है कि 1626 में अरमा गांव में अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। याद रखिएगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो अरमा गांव में स्थापित की थी, जो कि यहीं पर पड़ता है। अभी आपने देखा कि 1508 ईस्वी में समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस था, जो 1508 ईस्वी में भारत आया और जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक सुविधाओं की मांग की और इन व्यापारिक सुविधाओं को पाने में असफल रहा और इस असफलता के कारण 1611 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस वापस इंग्लैंड चला जाता है। उसके बाद फिर 1615 ईस्वी में एक दूसरा व्यक्ति भारत आता है और उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए 1615 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर टॉमस रो। तो इंग्लैंड का जो सम्राट था जेम्स प्रथम, उसने क्या किया कि 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को अपना राजदूत बना करके भारत भेजा और कहा
भारत के मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अब सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के जहांगीर के दरबार में आता है और जहांगीर से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक कोठी की स्थापना के लिए आज्ञा मांगता है। जहांगीर क्या करता है कि 1618 ईस्वी में सर टॉमस रो को भारत में अंग्रेजी व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार सर टॉमस रो भारत में अंग्रेजी कोठियों की स्थापना की आज्ञा प्राप्त करने में सफल रहता है और इस सफलता के कारण ही 1619 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि सूरत में, अहमदाबाद, भड़ौच और आगरा में अपनी कोठियों की स्थापना की। पूछा जाता है कि 1619 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ कोठियां स्थापित की थी, तो सूरत में, अहमदाबाद में, भड़ौच और आगरा में इन्होंने कोठियां स्थापित की थी। जब सर टॉमस रो को क्या आज्ञा मिल गई थी कोठी स्थापित करने के लिए। तो सूरत का जो बंदरगाह था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, पूछा जाता है। तो सूरत का बंदरगाह जो था वहां से जो चीजें निर्यात होती थी वह मुख्य थी सूती कपड़े, उत्तर भारत के मलमल के कपड़े और नील का निर्यात मुख्य रूप से सूरत बंदरगाह से किया जाता था। तो जो आगरा की फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो किस लिए मुख्य रूप से थी, तो क्योंकि आगरा में नील का सर्वाधिक उत्पादन होता था। यानी पूछा जाता है कि नील का सर्वाधिक पैदावार अंग्रेजों के समय कहाँ होता था, तो वह आगरा क्षेत्र में होता था। जबकि अच्छी किस्म की नील कहाँ तैयार की जाती थी, अच्छी किस्म की नील कहाँ तैयार की जाती थी, तो यह बयाना में तैयार की जाती थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों के समय सबसे अच्छी किस्म की नील कहाँ तैयार की जाती थी, तो बयाना में, और सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पैदावार होती थी नील की, तो आगरा में। जब आज्ञा मिल गई और कोठी भी स्थापित हो गई तो सर टॉमस रो 1619 ईस्वी में, देखिए 1619 ईस्वी में सर टॉमस रो वापस इंग्लैंड चला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर टॉमस रो मुगल दरबार में कब तक रहा, तो 1615 से लेकर के 1618 ईस्वी तक, यानी कुल 3 वर्षों तक सर टॉमस रो मुगल दरबार में रहा था। अब जब यह क्रम शुरू हो गया कोठियां स्थापित करने का, तब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और क्या होता था कि अभी भी अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी। तो इन लड़ाइयों और संघर्षों को खत्म करने के लिए क्या किया गया कि 1630 ईस्वी में एक मैड्रिड की संधि की गई। तो मैड्रिड की संधि याद रखिएगा किसके लिए की गई थी और किसके किसके बीच हुई थी, पूछा जाता है। तो 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि अंग्रेजों तथा पुर्तगालियों के बीच हुई और इस संधि के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेज और पुर्तगाली अब आपस में संघर्ष नहीं करेंगे। यानी इनके संघर्षों का अंत किस संधि के द्वारा कर दिया गया था, तो मैड्रिड की संधि के द्वारा कर दिया गया था। अंग्रेज और पुर्तगालियों का संघर्ष भी अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। तभी 1632 में क्या घटना घटी, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो भारत में धीरे धीरे अपने व्यापार का विस्तार कर रहे थे। इसी क्रम में 1632 ईस्वी में अंग्रेज पहुंचते हैं गोलकुंडा राज्य के सुल्तान के पास। तो भारत में गोलकुंडा एक राज्य था, वहां का एक सुल्तान था, उसके पास कौन लोग पहुंचे, अंग्रेज लोग पहुंचे। और जो गोलकुंडा का सुल्तान था कौन था, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह पूछा गया क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के समय गोलकुंडा का जो सुल्तान था जिसने एक सुनहला फरमान जारी किया था उसका नाम क्या था, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो बात है कि 1632 में अंग्रेज गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के पास गए और उनसे विनती की
याचना की कि आप अपने राज्य क्षेत्र में हमें अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की आज्ञा दें। तो इसके बदले गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह ने क्या किया कि एक सुनहला फरमान जारी किया, जिसे गोल्डन फरमान भी कहा गया। इस फरमान के अनुसार क्या था कि 500 पैगोडा सालाना कर यानी वार्षिक कर के बदले अंग्रेज लोग क्या कर सकते थे कि गोलकुंडा के जो बंदरगाह थे उन पर वह स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। इस प्रकार 1632 ईस्वी की घटना क्या है कि गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने एक सुनहला फरमान, जिसे गोल्डन फरमान भी कहा गया, जारी किया गया और जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि 500 पैगोडा सालाना कर के बदले अंग्रेज लोग गोलकुंडा के बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेजों ने गोलकुंडा राज्य के जो छोटे छोटे बंदरगाह थे वहां पर भी धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू कर दिया। तो पूछा जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब धीरे धीरे विस्तार हो रहा था भारत में अंग्रेजों का। सब समय बढ़ता गया और समय आया 1639 ईस्वी का। विस्तार हो रहा था। विस्तार के क्रम में घटना 1639 ईस्वी की है क्या कि एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे एक अंग्रेज व्यक्ति था। इसने सोचा कि क्यों ना ऐसा क्षेत्र पट्टे पर लिया जाए जहां पर हम किला बना सके और अपने कार्यों का केंद्र उसी को बना सके। तो फ्रांसिस डे कहा गया चंद्रगिरी के राजा, जिनका नाम था दरमेला वेंकटेप्पा। दरमेला वेंकटेप्पा पूछा जाता है कहाँ का राजा था, चंद्रगिरी का राजा था। और दरमेला वेंकटेप्पा से किसने मद्रास को पट्टे पर लिया था, तो फ्रांसिस डे ने लिया था। तो चंद्रगिरी का जो राजा दरमेला वेंकटेप्पा था, इसने क्या किया कि मद्रास को पट्टे पर दे दिया। किसे? फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज व्यक्ति को। तो फ्रांसिस डे ने जब मद्रास को पट्टे पर लिया तो उसने वहां पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया और इस किलाबंद कोठी का नाम क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किसने करवाया था? फ्रांसिस डे ने करवाया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज किस कंपनी का किला था? अंग्रेजी कंपनी, पुर्तगाली या डच कंपनी का? तो ये अंग्रेजी कंपनी का किला था। अब फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनकर के तैयार हो गया और उसी क्रम में 1639 में बनकर तैयार हुआ था और 1640 में ही मद्रास का थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया, आधुनिकरण कर दिया गया। इस कारण माना जाता है कि 1640 ईस्वी में मद्रास नगर की स्थापना हुई और इस मद्रास नगर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस डे ने की थी। काफी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद 1641 ईस्वी में क्या घटना घटती है? जब किला बन करके तैयार हो गया और मद्रास नगर की भी स्थापना कर दी गई, तो 1641 ईस्वी में जो कंपनी का मुख्यालय था, इसके पहले 1641 ईस्वी के पहले कंपनी का जो मुख्यालय था वह कहाँ था? तो वह मसूलीपट्टनम में था। कहाँ था? मसूलीपट्टनम में था। याद रखिएगा, वह मुख्यालय मसूलीपट्टनम में था और मसूलीपट्टनम से कंपनी का मुख्यालय हटा करके 1641 ईस्वी में कहाँ कर दिया गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले में कर दिया गया। यानी अब कंपनी का मुख्यालय क्या हो गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी मद्रास बन गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी बिहार के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर स्थित अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, हरिपुर तथा बालासोर में स्थापित किया था। अधिकतर राज्य पूछा जाता है तो कहाँ स्थापित किया था? उड़ीसा राज्य में। बालासोर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो इस प्रकार उत्तर पूर्वी बिहार के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1633 में पूर्वी तट पर स्थित
अपना पहला कारखाना हरिपुरा तथा बालासोर में खोला था। देखिए ये है हरिपुरा, ये है बालासोर और ये उड़ीसा का क्षेत्र है। और ये आप देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी तट है, तो दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, वो हम आपको बता चुके हैं, मसूलीपट्टनम थी। और अगर पूछे कि पश्चिमी तट पर या पश्चिमी तट के किनारे उसकी कहाँ फैक्ट्री स्थापित हुई थी, तो सूरत में, याद रखिएगा। इस प्रकार पूर्वी तट पर, ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है, हरिपुर और बालासोर में, जो उड़ीसा में पड़ता था। कब? 1633 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कंपनी का विस्तार भारत में हो ही रहा था कि 1651 ईस्वी में अंग्रेज कहाँ गए, बंगाल गए, और इन्होंने बंगाल के सुल्तान शाह शुजा से प्रार्थना याचना की और व्यापार करने का विशेषाधिकार मांगा। तब बंगाल के सुल्तान, जिनका नाम शाह शुजा था, इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया, और उस फरमान में क्या था कि 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दे दिया। तो पूछा भी गया क्वेश्चन है कि बंगाल में शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के बदले क्या प्रदान किया था, तो व्यापार करने का स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार प्रदान किया था। अब बंगाल तक भी अंग्रेज पहुंच गए और उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां भी स्थापित करना शुरू कर दिया शाह शुजा की मदद से। उसके बाद हुआ क्या कि 1651 ईस्वी में ही एक ब्रिजमैन नामक अंग्रेज व्यक्ति था, इसने हुगली में क्या किया कि एक अंग्रेज व्यापारी कोठी की स्थापना की। यानी एक अंग्रेजी व्यापारिक कोठी की स्थापना ब्रिजमैन ने कहाँ की थी, हुगली में की थी। कब की थी? 1651 ईस्वी में की थी। इसी क्रम में 1651 ईस्वी के बाद धीरे धीरे कासिम बाजार, पटना और राजमहल में भी अंग्रेजी व्यापारी कोठियों की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा कि राजमहल में किस कंपनी की कोठी की स्थापना की गई थी, अंग्रेजी कोठी की स्थापना की गई। समय धीरे धीरे बढ़ता है, अंग्रेजों का विस्तार बढ़ता जाता है। इसी क्रम में 1658 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेजों की जो कोठियां थी, जैसे बंगाल में उनकी जो कोठियां थी, बिहार में, उड़ीसा में और कोरोमंडल तट पर जो उनकी कोठियां स्थापित थी अंग्रेजों को, और जो उनकी सारी बस्तियां थी, उन सभी को क्या कर दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया। इसके पहले वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल तट की सभी अंग्रेज बस्तियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया। पूछा जाता है कि कब अधीन किया गया था, तो 1658 ईस्वी में किया गया था। किसके अधीन? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन किया गया। इसी क्रम में इधर तो भारत में अंग्रेजों का विस्तार हो रहा था। अब इंग्लैंड में उस समय क्या घटना घट रही थी, तो उस समय जो इंग्लैंड की स्थिति थी, वहां का जो राजा था उसके पास पैसे की कमी हो गई और ये उसे कर्जा लेना पड़ा। किससे? कंपनी से। तो इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय को कंपनी ने क्या किया कि 1,70,000, याद रखिएगा, 1,70,000 पाउंड का कर्जा कंपनी ने किस शासक को दिया था, तो चार्ल्स द्वितीय को दिया था। कंपनी ने 1,70,000 पाउंड का कर्जा तो दिया, तो इसके बदले भी तो कंपनी को कुछ चाहिए था। तो इसके बदले क्या मिला कंपनी को कि जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे, जिन्होंने कर्जा लिया था, इन्होंने 1661 ईस्वी में एक नया आज्ञा पत्र कंपनी को प्रदान किया। और इस आज्ञा पत्र में क्या था कि अब कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, न्याय करने, गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। किसने प्रदान किया था? चार्ल्स द्वितीय ने
कब? 1661 ईस्वी के एक आज्ञा पत्र द्वारा। 1661 ईस्वी में ही क्या हुआ कि चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ हो गया। विवाह हो गया तो विवाह में जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया था। पूछा जाता है कि पुर्तगाली राजकुमारी के साथ विवाह करने के उपलक्ष्य में चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या दिया गया था? तो बंबई दिया गया था। इस बंबई द्वीप को या बंबई को उन्होंने क्या किया? चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। यानी अंग्रेजी कंपनी को चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 1668 में दे दिया और कहा कि आप सालाना कर के रूप में हमें इसके बदले 10 पाउंड दें। इस प्रकार अब बंबई पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। धीरे धीरे देख रहे हैं मद्रास पर हुआ, इसके बाद बंगाल क्षेत्र में हुआ, पहले ही आप जान चुके हैं कि सूरत में भी हो चुका था। तो अब धीरे धीरे अंग्रेजों का काफी ज्यादा विस्तार हो गया। अब जो अंग्रेजों का टकराव होने वाला था वह टकराव था भारत के मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब के साथ। किस प्रकार औरंगजेब के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ, किस प्रकार अंग्रेज और औरंगजेब की नीतियां एक दूसरे से ज्यादा मेल नहीं खाती थी और क्या हुआ अंग्रेज और औरंगजेब के बीच, तो हम यह देखेंगे अगला पार्ट में। और क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएं।